हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 10th में आप लोगों का चैप्टर मैं आपको करवा रही हूँ नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर आप लोगों का चल रहा है। तो चैप्टर अभी चल ही रहा है, बीच में हम जितने कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में नोट भी कर लेने हैं, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो उसको आपको मुझसे पूछना भी है ना। तो हम इसमें जो आपका क्लास 10th का चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय, तो इस नियंत्रण और समन्वय वाले चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किससे रिलेटेड है, हमारा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ना। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है किससे रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण का मतलब क्या है, कंट्रोल। किस चीज पर कंट्रोल, हमारी बॉडी पर। हमारी बॉडी पर किसका कंट्रोल है उसके बारे में हमें बात करनी है। और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय। किन चीजों से समन्वय, हमारे शरीर में जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनका, और हमारे शरीर के साथ जो अनुक्रियाएं हो रही हैं उनका आपस में समन्वय कैसे होता है। जैसे समन्वय का मतलब, ऐसे हमें चोट लगी तो दर्द का महसूस होना, गरम आग में हाथ टच होते ही गर्म बर्तन पे हाथ का पीछे खींच लेना, आपका चांटा पड़ने पर रोना, है ना, मम्मी पापा के मारे जाने पर गुस्सा होना, यहाँ तक कि दोस्तों से लड़ाई हो जाने पर दुखी हो जाना। तो ये सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, है ना, ये क्या है, ये है आपका जो भी आपके साथ हुआ उसके साथ आपकी रिएक्शन हुई। तो एक्शन पे रिएक्शन को कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, हमारी बॉडी में कैसे ये कोऑर्डिनेट होता है, कैसे हमें चोट लगती है तो हमें दर्द का अनुभव होता है, कैसे हमारे नाक में कोई चीज अगर अनवांटेड पार्टिकल घुस जाए, जैसे हल्का सा कोई धुआं वगैरह कुछ चला जाए या धूल का कण चला जाए तो हमें छींक आने लगती है, या कुछ अटक जाने पर हमको हिचकियां जोर जोर से आने लगती हैं। तो ये सारा क्या, ये हमारे शरीर के द्वारा किया गया क्या है, रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है। हमारा शरीर जो है ये प्रतिक्रिया करता है, लेकिन हमारे शरीर को ये प्रतिक्रिया करने का निर्देश कौन देता है ना। ये चैप्टर में हम यही पढ़ रहे थे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम ब्रीफ में पढ़ चुके हैं, नर्वस सिस्टम तक हम सभी पढ़ चुके हैं, है ना। आपको मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा अभी बताना बाकी है, न्यूरॉन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे। आज के सेशन में हम क्या करेंगे कि कुछ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। ये प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है ना। तो उत्तर क्या है इसका, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के मेरुरज्जु हिस्से द्वारा नियंत्रित की जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब जो आपका शरीर रिएक्शन दे रहा है ना। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसका 3 पार्ट होता है ना। आपका मस्तिष्क होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। मेरुरज्जु का मतलब स्पाइनल कॉर्ड, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, सिर के नीचे से शुरू होकर के और आपके कमर के निचले हिस्से तक जाती है, वो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं। तो मेरुरज्जु के हिस्से द्वारा ये नियंत्रित की जाती है। कौन से पॉइंट से नियंत्रित की जाती है ये आपको अभी जानने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये जानेंगे कि ये मेरुरज्जु से नियंत्रित की जाती है। परंतु टहलना, परंतु टहलना का मतलब वॉक करना, जैसे हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। तो टहलना जो है वो क्या है, टहलना आपका मस्तिष्क द्वारा सोची समझी क्रिया है ना। मतलब हम जब वॉक करने जाते हैं तो हम अपने दिमाग से सोच के, मतलब हमें पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हाँ, अगर हम वॉक करने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने, तो हम अपना दिमाग लगाते हैं वहां पे ना, हमें पता होता है कि हम बिना सोचे समझे, क्या कोई कभी घूमने कहीं जाता है
है ना। तो ये कैसी क्रिया है, ये एक सोची समझी क्रिया है। जो आपकी टहलने की प्रक्रिया है वो एक सोची समझी प्रक्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया में बहुत कम समय लगता है। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या हो रहा है, बहुत कम समय लगता है। परंतु टहलना में, अगर जो हम टहल रहे हैं, टहलना का मतलब वॉक करने में क्या होता है, सूचना को पेशियों तक पहुंचने में काफी समय लगता है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब जैसे कोई आपका, मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको दूध पीने के लिए दिया, है ना, ग्लास गरम था, आपका ग्लास गरम था, आपको दूध पीने के लिए दिया गया और कहा गया कि आप अपना दूध पी लीजिए, है ना। आपने दूध को बिना सोचे समझे, मतलब सोचा नहीं, आपको पता नहीं था कि वो गर्म है कि ठंडा है या नॉर्मल है, आपने क्या किया, दूध को तुरंत से उस ग्लास को पकड़ लिया। आपका धातु का बना हुआ ग्लास, जैसे स्टील में रखा था कुछ, आपने उसको टच कर लिया। तो जैसे ही आपने उस गर्म दूध को छुआ, तो छूते ही आपको किसी ने डायरेक्शन दिया कि आपकी मम्मी ने कहा कि गर्म दूध का ग्लास है, उसको छू के अपना हाथ पीछे कर लो, ऐसा किसी ने बोला नहीं। लेकिन फिर भी आपने ग्लास को जैसे ही टच किया तो विद इन सेकेंड्स, या कह सकते हैं सेकेंड्स से भी कम समय लगा आपको, और आपने अपना हाथ ऑटोमेटिकली पीछे को खींच लिया। तो ये क्या है, ये है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया, जिसमें आपके देखो, आपने पीछे हाथ खींचा, हुआ वो बात सही है कि सेकेंड्स के 10वें हिस्से के आसपास में, मतलब बहुत कम टाइम में ये प्रतिक्रिया हुई। लेकिन क्या ऐसा है कि आपकी प्रतिक्रिया बिना आपके मस्तिष्क के सोचे हुई, है ना। आपको मैंने कल बताया था कि मस्तिष्क के सोचे बिना, मतलब मस्तिष्क ही हमारे शरीर को निर्देश देता है। अगर मैं बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा माइंड जो है वो मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि मतलब ये चीज पढ़ानी है, अब ये बताना है, इसके बाद अब ये बताना है ना। अगर मस्तिष्क डायरेक्शन देना बंद कर दे तो पूरी बॉडी का कोई भी काम मतलब कर ही नहीं सकती। तो कितना तेजी से क्या हुआ कि जैसे ही टच हुआ, वो मैंने आपको बताया था ज्ञानेंद्रियों के बारे में, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, है ना। तो इसमें कौन से सेंस ऑर्गन ने काम किया, उसमें आपकी त्वचा ने काम किया। त्वचा ने जैसे ही, मतलब त्वचा के उससे जैसे ही हमने ग्लास को टच किया, तो हमारी त्वचा से ये इन्फॉर्मेशन या ये सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंच गई कि हमने ग्लास जो कि गर्म था उसको टच कर लिया है और हाथ को पीछे खींचना है। ये सूचना मस्तिष्क द्वारा आपके हैंड्स की मसल्स को दे दी गई और आपने अपना हाथ पीछे को खींच लिया। सुनने में लग रहा है कि हाँ बहुत टाइम लगा, लेकिन आपको पता है कि सेकेंड्स के भी कई बहुत छोटे हिस्से के साथ ये प्रतिक्रिया हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी है। प्रतिवर्ती क्रिया में बहुत कम समय लगता है, और वो बहुत कम समय जो है वो सेकेंड्स का भी छोटा भाग हो सकता है। परंतु टहलना, जो हम वॉक कर रहे हैं, जब हम वॉक कर रहे हैं तो इसमें जो सूचना पहुंच रही है उसको हम कह सकते हैं कि जब जरूरत ही नहीं है इतना जल्दी पहुंचने की, तो सूचना पहुंचने में क्या लगता है, पेशियों तक पहुंचने में काफी समय लगता है, काफी टाइम लगता है। तो हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल एक उदाहरण लें, जैसे हमें कोई इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी शब्द जो है, जैसे मान लीजिए कहीं आग लग गई, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, तब आदमी जितनी तेजी से दौड़ता है, काम करता है, वो हमारे शरीर के अंदर जो घटना हो रही है मस्तिष्क में, उसको हम बाहर हो रही घटना से कंपेयर करके समझेंगे। मान लीजिए कहीं आग लग गई, मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना हो गई, तब व्यक्ति कितना तेजी से भागा दौड़ी करता है ना। क्या सामान्य तौर पर ट्रैफिक चलते समय कोई ऐसे भागा दौड़ी करता है ना, नहीं करता। तो जो ये आपका प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ये एक टाइप के शरीर के लिए इमरजेंसी वाली प्रक्रिया है, शरीर के लिए इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो गई। जैसे अगर आपका हाथ जलने की स्थिति है, आपने टच करते ही आपके मतलब वो होना ही है तुरंत। तो जैसे बाहरी सामान्य तौर पर आप सामान्य जीवन में देखते हैं कि कुछ भी दुर्घटना या इमरजेंसी होने पर इंसान ज्यादा तेजी से भागा दौड़ी करता है, उसी तरह से हमारे शरीर में जब प्रतिवर्ती क्रिया होनी होती है तो माइंड जो है बहुत तेजी से सूचना पहुंचाता है।
ठीक है। जब उसकी आवश्यकता नहीं होती तो उतना तेजी से सूचना नहीं पहुंचाता। मतलब माइंड जो आपका ब्रेन है वो इतना पावरफुल है कि वो जितना उसकी तरंगे, उसकी जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है न्यूरॉन्स के थ्रू, वो जितना जल्दी चाहे उतना तेज पहुंचा सकता है ना। जितना जल्दी चाहे उतना तेज पहुंचा सकता है। जैसे आपका प्रकाश की स्पीड होती है, आपके साउंड की स्पीड होती है, कोई चीज बजी और आपको सुनाई पड़ी, इसी तरह से आपके शरीर में जो सूचनाएं हैं उनका भी आदान प्रदान की स्पीड होती है। तो जब जरूरत होती है तब वो बहुत तेज पहुंच जाती है, और जब उतनी जरूरत नहीं होती तो उतना तेज नहीं पहुंचती। और ये डिसाइड कौन करता है कि कब जरूरत है कब नहीं? वो डिसाइड करने वाला भी ब्रेन ही होता है। मैंने आपको बताया था कि ब्रेन जो है आपके शरीर का एक तरीके से, जैसे कंप्यूटर जो आपका है, कंप्यूटर को काम करने के लिए सीपीयू होता है, इसी तरह से आपके शरीर के सारे कामों की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? आपके मस्तिष्क की, ब्रेन की। इसीलिए मस्तिष्क, अच्छा एक और बात है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, सेल चैप्टर पढ़ा था पूरा, है ना, कोशिका हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था। तो बहुत डेलिकेट होते हैं न्यूरॉन्स, है ना। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम वायग्राम बना के सीखेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में भी आता है। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कीमती, बिल्कुल ऐसे समझ लो न्यूरॉन्स ऐसे हैं जैसे हमारे पास कोई ज्वेलरी होती है, जेवरात होते हैं, हीरा होता है, तो क्या करते हैं हम उसको बहुत सारे मलमल के कपड़े में तह लगा के आराम से बहुत संभाल के रखते हैं, है ना। न्यूरॉन्स को भी हम कुछ ऐसा अपने शरीर का हीरा समझ सकते हैं कि बहुत डेलिकेट होते हैं। एक बार ये जो न्यूरॉन्स वाली सेल्स होती हैं, मतलब आपके मस्तिष्क में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, इनमें क्या है? इनमें रीजेनरेशन की पावर कम होती है, मतलब ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती हैं, और ये नई बहुत सारी कोशिकाएं भी नहीं बनाती हैं, है ना। तो डेलिकेट होने के साथ साथ, देखो इम्पोर्टेंट तो है ही है हमारे शरीर के, डेलिकेट भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा बच्चों, मान लीजिए कोई घटना हुई, कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल से जा रहा था, हेलमेट नहीं लगाया था और सर में चोट लग गई, क्या होता है? आप सभी को पता है ना, कि ब्रेन में यदि डैमेज हो जाए तो वो वापस आ पाना बहुत मुश्किल होता है ना। तो न्यूरॉन्स जो है वो बहुत डेलिकेट होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन हमने क्या देखा, और इसको आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो इंस्टेंट होती है, इंस्टेंट का मतलब विद इन सेकेंड्स के भी छोटे भाग में, और टहलना का मतलब हमारा सोची समझी हमारी प्रक्रिया है, और उसमें जो है सूचना को पहुंचने में काफी समय लगता है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, दो तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स के मध्य अंतर्ग्रंथन यानी सिनेप्स में क्या होता है ना। तो अंतर्ग्रंथन को हम इंग्लिश में सिनेप्स कहते हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे? अंतर्ग्रंथन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में छोटा खाली स्थान होता है। सिनेप्स क्या है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में, यानी दो न्यूरॉन्स के बीच में छोटा सा खाली स्थान होता है, और विद्युतीय तरंगों के रूप में आने वाला तंत्रिका आवेग एक रसायन को स्रावित करता है जो खाली स्थान की दरार में आ जाता है। इसी प्रकार सिनेप्स यानी अंतर्ग्रंथन को पार कर ये रसायन अगली तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाते हैं। क्या समझ में आया? दो न्यूरॉन्स के बीच में छोटा सा गैप होता है। वो छोटा सा गैप जो है, जब कोई भी सूचना, है ना, तंत्रिका आवेग का मतलब है कोई भी सूचना जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचनी होती है, तो क्या होता है, ऐसे जैसे हम सब हाथ जोड़ के, हाथ पकड़ के खड़े हैं, एक चेन बना रखी है, तो क्या अगर कोई बात पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाएंगे? अगर एक पहले व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक बात पहुंचानी है अपनी, तो कैसे पहुंचाएंगे? पहला व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक चिल्ला के अपनी बात नहीं पहुंचा सकता।
पहला व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक दूर जाके भी अपनी बात नहीं पहुंचा सकता है। तो क्या करेगा, 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 ये बताते जाएंगे और लास्ट व्यक्ति तक वो चीज पहुंच जाएगी। तो स्पीड बहुत तेज होती है तंत्रिका आवेगों की, है ना। जब तंत्रिका आवेग विद्युतीय तरंग के रूप में, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है, हमने स्विच इधर ऑन किया और उधर लाइट जल जाती है, तो कितना टाइम लगता है। इधर आपने स्विच ऑन किया और उधर लाइट जल गई, आपने स्विच ऑन किया टक और लाइट इधर जल गई, तो कितना सेकंड लगा स्विच ऑन करके लाइट जलने में, है ना। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क है, ऐसे ही हमारी न्यूरॉन्स जो हैं वो सूचना पहुंचाते हैं। इधर आपका स्विच ऑन हुआ, उधर सूचना पहुंच गई, इधर आपको चोट लगी, उधर दर्द होना शुरू हो गया। कभी ऐसा आपने नहीं फील किया होगा कि चोट पहले लग गई हो, दर्द 1 घंटे बाद शुरू हुआ हो, या चोट पहले लगी और दर्द आपको 10 मिनट बाद शुरू हुआ, ऐसा भी कभी नहीं देखा होगा आपने। चोट आपको अभी लगी और दर्द आपको 7-8 मिनट बाद हुआ, ऐसा भी कभी नहीं देखा होगा। चोट लगते ही दर्द शुरू हो जाता है, स्विच ऑन होते ही लाइट जल जाती है। मतलब जो विद्युतीय इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही ये तंत्रिका आवेग होते हैं, जिनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। और तंत्रिका आवेग क्या करते हैं, प्रश्न का उत्तर, अंतर्ग्रंथन यानी कि सिनेप्स में क्या होता है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में छोटा खाली स्थान होता है और विद्युतीय तरंगों के रूप में आने वाला तंत्रिका आवेग एक रसायन स्रावित करता है। क्या करता है, एक रसायन स्रावित करता है जो खाली स्थान की दरार में आ जाता है और इसी प्रकार अंतर्ग्रंथन को पार कर ये रसायन अगली तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों, छोटा सा प्रश्न है आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण का मतलब क्या है, उसको उसकी देखभाल करता है, उसकी रिपेयरिंग करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो उत्तर क्या है, पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क। क्या है उत्तर, पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क इसका उत्तर है। तो ये आपका बहुविकल्पीय टाइप का प्रश्न हो गया, मतलब बहुत छोटा प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, है ना। उत्तर क्या लिखेंगे, विभिन्न अंगों में सूचना पाने के लिए, यहाँ पे स पे उ की मात्रा होगी, विभिन्न अंगों में सूचना पाने के लिए मस्तिष्क में कुछ केंद्र होते हैं। विभिन्न अंगों में सूचना पाने के लिए मस्तिष्क में कुछ केंद्र होते हैं जो अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। और गंध के लिए क्या होती है, भित्तीय पाली होती है। यानी कि आप गंध जो स्मेल को फील करते हैं कौन सी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, है ना, आपकी नाक के द्वारा। नाक में उपस्थित ज्ञानेंद्रियां, मैंने आपको क्या बताया था कि अलग अलग, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था, ये आपकी शायद उसमें नहीं लिखा हुआ, बुक में एग्जैक्ट बहुत क्लियर नहीं लिखा होगा, लेकिन चूंकि समझाना है तो मैं आपको बताऊंगी। जब हम जैसे कोई अगरबत्ती जल रही है ना, अच्छी स्मेल है या खराब स्मेल है, तो आपकी मैंने आपको बताया था, जब हम न्यूरॉन्स की संरचना पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। तो रिसेप्टर्स जो हैं वो रिसीव कर लेते हैं इस सूचना को। अगरबत्ती की गंध की जो सूचना है वो हमारी नाक के अंदर मौजूद रिसेप्टर्स रिसीव कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, वो हमारे वो इफेक्टर्स के द्वारा क्या होता है, आप उसको महसूस भी कर पाते हैं ना। तो गंध के लिए क्या होती है, भित्तीय पाली होती है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है।
प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब जो आप रिएक्शन आपका शरीर करता है उसमें आपका मस्तिष्क की क्या भूमिका है। रिएक्शन जो शरीर करता है उसमें आपका मस्तिष्क की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नोट करेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। उत्तर लिखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका नहीं होती, या लिख सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है। स्रावित प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। स्रावित प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। स्रावित प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, नियंत्रित की जाती हैं। मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। मस्तिष्क क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। यानी कि कंट्रोल जो है वो मेरुरज्जु के पास है, लेकिन सूचना जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर लेता है अपने मस्तिष्क के अंदर। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती है, यानी कि रिएक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल होती है। अब इसमें क्या होता है, स्रावित प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती हैं और मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाली कार्य की सूचना अपने अंदर एकत्रित कर लेता है। ये हो गया आंसर सभी बच्चों का, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है। प्रश्न क्या है, पादप हार्मोन क्या है। आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर लिखेंगे, पादप अपने विभिन्न भागों से कुछ महत्वपूर्ण रसायन स्रावित करते हैं जो पादपों की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। प्रश्न क्या लिखेंगे, पादप हार्मोन क्या है, और उत्तर में क्या लिखेंगे, पादप यानी कि पौधे अपने विभिन्न भागों से कुछ महत्वपूर्ण रसायन स्रावित करते हैं। यानी पौधे अपने विभिन्न भागों से कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो पादपों की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को, जो पौधे की ग्रोथ के लिए या अन्य जो भी क्रियाएं हो रही हैं पौधे में, उसको नियंत्रित करते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। प्रश्न और उत्तर सभी बच्चे नोट करेंगे। प्रश्न संख्या जो आपका दिखाई पड़ रहा है आपको स्क्रीन में, पादप हार्मोन क्या है, और उत्तर में लिखेंगे, पौधे यानी कि पादप अपने विभिन्न भागों से कुछ महत्वपूर्ण रसायन, कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जो पौधों की वृद्धि तथा अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स या पादप हार्मोन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति। आपने सभी बच्चों ने छुई मुई का पौधा देखा है, टच मी नॉट। अब जैसे ही छुई मुई के पौधे को उसकी किसी भी पत्ती को हल्का सा भी टच करते हैं तो वो एकदम से सिकुड़ जाती है, टच मी नॉट जो होती है। तो छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति
प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से, यानी प्रकाश की तरफ जो आपका तना है, तने की गति से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर में क्या लिखेंगे? छुई मुई पौधों की पत्तियों की गति, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से भिन्न है। क्या लिखेंगे? छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से भिन्न है, क्योंकि प्रकाश व प्ररोह गति अनुवर्तन गति होती है। प्रकाश व प्ररोह की गति अनुवर्तन गति होती है, जो ऑक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। परंतु छुई मुई पादप की पत्तियां छूने के कारण फैलती और सिकुड़ती हैं, फैलती व सिकुड़ती हैं, जो प्रकाश से नियंत्रित नहीं होती है। किससे नियंत्रित होती है? टच से नियंत्रित होती है ना। तो ये प्रश्न और इसका उत्तर आप लिख लेंगे। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर में लिखेंगे छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से भिन्न है, क्योंकि प्रकाश व प्ररोह गति अनुवर्तन गति होती है, जो ऑक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है ना। छुई मुई पादप की पत्तियां छूने के कारण फैलती और सिकुड़ती हैं, जो प्रकाश से नियंत्रित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। एक आपको प्लांट हार्मोन का नाम देना है जो ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है ना। तो वो आप लिखेंगे उत्तर में। ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन नाम का हार्मोन जो है वो इसमें किसके लिए उत्तरदायी है? ग्रोथ के लिए, पौधों में होने वाली ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 4। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? उत्तर में क्या लिखेंगे? प्रतान एक संवेदनशील पौधा है। प्रतान जो है क्या है? एक संवेदनशील पौधा है, जो इसके किसी शेर के संपर्क में आते ही जल और ऑक्सीजन विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं। इस प्रकार कोशिकाएं लंबी और तन्य हो जाती हैं। प्रतान मुड़कर आधार से लिपट जाता है ना। प्रतान का मतलब क्या? जैसे ये आपका पौधा है तो इसमें इस तरीके से किसी भी आधार से लिपट जाता है ना। ये सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है ना। ये एक प्रतान का मतलब क्या है? जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो आरोही पौधा होता है, तो आरोही जिसको हम बेल कहते हैं। सामान्य तौर पर बेल होती है किसी भी पौधे की, तो उसमें आगे की तरफ आपने देखा होगा लौकी के पौधे में या कद्दू में क्या होता है? आगे की तरफ ऐसे ऐसे तना लिपट के चढ़ता है ऊपर की साइड में। तो वो क्या होता है? वो एक संवेदनशील पौधा होता है ना, जो किसी भी सहारे के संपर्क में आते ही जल और ऑक्सीजन जो है वो विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं और इस प्रकार कोशिकाएं जो हैं लंबी और तन्य होने लग जाती हैं। और प्रतान यानी कि वो जो बेल है वो मुड़कर आधार से लिपट जाता है ना। ये एक प्रश्न है आपका, जलानुवर्तन। जल के प्रति किस प्रकार से अनुवर्तन दिखाता है पौधा, उसमें एक आपको प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो आपको एक एक्टिविटी लिखनी है, मतलब एक प्रयोग के बारे में आपको लिखना है। सभी बच्चे प्रश्न पहले नोट करेंगे, आराम से सभी प्रश्न नोट करेंगे। उसके बाद हम आगे प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में चर्चा भी करेंगे और आपको लिखना भी है ना। उस प्रश्न के उत्तर की हम चर्चा भी करेंगे और उसको हमें लिखना भी है। उत्तर में लिखेंगे
जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग। देखेंगे, एक पौधा लें, उसे गमले में उगाएं। एक पौधा लें, उसे गमले में उगाएं। उसकी मिट्टी एक ओर से गीली और दूसरी ओर से सूखी हुई होनी चाहिए। ये मिट्टी, एक पौधा लेना है, उसे गमले में उगाना है, उसकी मिट्टी एक तरफ से गीली और एक तरफ से सूखी हुई होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद उसका परीक्षण करने पर हम पाएंगे कि पौधे की जड़ें जलीय मिट्टी की ओर अधिक गतिशील होती है ना। जलानुवर्तन का मतलब कि जो जल है उसकी तरफ अनुवर्तन होना, है ना। जल का अनुवर्तन मतलब जिस तरफ पानी है उसी तरफ जो जड़ें हैं वो ज्यादा ग्रो करेंगी, है ना। जिस तरफ पानी होगा उसी की तरफ जड़ें जो है वो ज्यादा ग्रो करेंगी, क्योंकि जड़ों को अगर अपना काम करना है तो जड़ों को पानी की तरफ जाना होगा। जड़ों का काम क्या है? वाटर के एब्जॉर्प्शन का काम है। जड़ पौधे के लिए क्या करती है? पानी का अवशोषण करती है। तो पानी का अवशोषण अगर उसको करना है तो पानी की साइड जाना होगा, है ना। तो जैसे आपको ज्ञान लेना है तो आपको स्कूल आना होगा, उसी तरह से जड़ को अगर अपना काम करना है, अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन करना है तो उसे पानी की तरफ जाना होगा। तो क्या है, कुछ दिनों बाद जब हम परीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि पौधे की जड़ें जलीय मिट्टी की ओर अधिक गतिशील होती हैं। जड़ें जलीय मिट्टी की ओर अधिक गतिशील होती हैं और इस अभिकल्पना से हम पाते हैं कि जड़ों में अनात्मक जलानुवर्तन होता है। क्या होता है? इस प्रयोग से हम ये पता चलता है हमें कि जड़ों में पॉजिटिवली जड़ें जो है वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, पानी की तरफ उनका ग्रोथ होती है ना। तो ये प्रश्न और ये उत्तर सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सभी बच्चे प्रश्न और उसके उत्तरों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आई थिंक सभी बच्चों ने कुछ नोट कर लिया होगा। अगले कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम और बीच बीच में करेंगे बच्चों। आपको एक और क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, ये हम आगे बात करेंगे अगले सेशन में। आज के सेशन में आपने जितने भी प्रश्न किए, जितने भी उत्तर किए, आई होप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। और आज की क्लास में मन लगा के ध्यान से पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। That's all for today. Have a nice day. Take care.